बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि चैप्टर के अब अगले हिस्से में यही टॉपिक मुख्तलिफ शक्लों में चलते रहना। टॉपिक का नाम है मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। वैसे तो नाम मोमेंटम है, लेकिन मैंने धक्के से एक और टॉपिक भी साथ मिला दिया है, क्योंकि ये ना पढ़ा तो इसको पढ़ने का फायदा कोई नहीं। मोमेंटम की पहली डेफिनेशन जो बच्चों को याद भी होती है, समझ भी जल्दी आती है, और वो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम यूनिट को भी आसानी से डील कर लेते हैं, वो है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। पी से इसको डिनोट करते हैं। मास स्केलर है मगर वेलोसिटी वेक्टर है, तो वेलोसिटी के वेक्टर होने की वजह से मोमेंटम भी क्या है? अगर ये वेक्टर है तो मतलब इसकी डायरेक्शन होगी। अब डायरेक्शन होगी तो डायरेक्शन के बगैर मोमेंटम का तस्वर कुछ भी नहीं है, और आगे जाके आपको पता चलेगा कि मोमेंटम में डायरेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। एक आसान सी मिसाल देता हूं। असली गन कभी फायर होते हुए या करके देखी हो आप लोगों ने? फायर होते हुए तो ऑलमोस्ट सबने देखी। रियल गन जब भी फायर होती है, गोली अगर आगे को जाती है, गन हमेशा पीछे को वापस आती है। भाई हमने तो गोली को फायर किया है, गोली बस आगे जाए, गन को क्या पड़ी है, वो क्यों वापस आ रही है? तो याद रखना, मोमेंटम एक वेक्टर है, और ये मोमेंटम हमेशा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, फोर्स फ्री सिस्टम में क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। फिजिक्स में कंजर्वेशन का वर्ड जहां भी आता है उसका मतलब होता है जैसे आप पहले थे वैसे आप बाद में, दरम्यान में जो मर्जी हालात बदले हैं, जैसी शक्ल सूरत आपकी पहली थी वैसी ही शक्ल सूरत अगर आपकी बाद में रहेगी। आपकी वैल्यू अगर शुरू में 10 थी, जिंदगी के हालात बदलने के बाद भी आपकी वैल्यू 10 ही है, तो आपका सिस्टम कंजर्व्ड है। आपका सिस्टम, आपने गन हाथ में पकड़ी हुई है, वेलोसिटी तो है ही नहीं गन की, तो गन का मोमेंटम जीरो। अब गन का फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? ये किस सूरत में जीरो हो सकता है? आप जैसे बुलेट फायर करें, गोली आगे को निकली है कोई 100 न्यूटन सेकंड मोमेंटम लेके, तो जीरो मोमेंटम से 100 न्यूटन सेकंड कहां से आ गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर शुरू में मोमेंटम जीरो है तो फाइनली भी क्या होना चाहिए? इसी बिना पे अगर गोली आगे जाती है तो नेचुरली गन। प्यारे बच्चों, लेक्चर सुन तो रहे हो, साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। पीछे को आती है उतने ही मोमेंटम के साथ आती है जितना मोमेंटम गोली आगे लेकर गई है, ताकि सम ऑफ पॉजिटिव मोमेंटम एंड नेगेटिव मोमेंटम अगेन बिकम जीरो। ये आप छोटी गन फायर कर लें, बड़ी गन फायर कर लें, गन फायर से लेके तोप का गोला चलाने तक। टैंक इतना वजनी क्यों बनाया जाता है? टैंक से पहले मंजनीकें हुआ करती थी फौजियों के पास पुराने जमानों में। उन्हें जब मोमेंटम की समझ नहीं थी, वो देखते थे कि भारी भरकम गोला जब आगे फेंका जाता है तो हमारी मंजनीकें या हमारे उस जमाने की तोपें अच्छा खासा पीछे को आ जाती हैं। वहां से उन्होंने सोचा कि भाई ये कोई ऐसी चीज है जिसका बाद में साइंटिफिक नेम मोमेंटम पड़ा, कि जितना आगे की तरफ उस ऑब्जेक्ट के पास क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है उतना ही पीछे की तरफ भी होता है। पहले हिस्से में इसके यूनिट्स पे बात कर लेते हैं। मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। अब यहाँ पे मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। यहां से इसका ये बेस यूनिट बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लेकिन अगली बात जरा ध्यान से सुनना, फोर्स जो होती है ना, ma, इसका फॉर्मूला होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको न्यूटन बोलते हैं। तो आपने काम करना है कि इस यूनिट को सेकंड से मल्टीप्लाई, सेकंड से डिवाइड कर लो। जिसे डिवाइड किया है, ये जब यहां से शिफ्ट होके ऊपर आएगा तो पावर को -2 कर देगा। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है? तो मोमेंटम का एक ज्यादा खूबसूरत यूनिट बनता है न्यूटन सेकंड। इस यूनिट में जो आगे राज और असरार आएंगे वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो आपने आज के बाद मोमेंटम को जब भी कैलकुलेट करना है इसी तर्ज पे करना है कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूटन सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम की दूसरी टेक्निकल डेफिनेशन बच्चों है क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। सब बच्चे मेरे साथ एक चीज इमेजिन करो कि आप, ये हमारे जो न्यू चौधरी बसें चलती हैं, क्योंकि डेवो वगैरह तो आपको बिठा के जब तक रुकेगी नहीं उतारेगी नहीं। मोस्टली बसेस जो लोकल बसेस होती हैं, आप उसके दरवाजे पे खड़े हो, आपका कॉलेज आ रहा हो, तो बस वाला आपको, कंडक्टर एक बात कहता है, पुत्र आगे मुंह करके उतर, आगे मुंह करके उतर। अब इमेजिन करें कि आप बस में खड़े हैं, बस तो ट्रेवल कर रही है, बस चल रही है, तो समझे आप भी चल रहे हैं। अब नीचे जो ग्राउंड है, आप चलती बस से अपनी नफ्सियात के तौर पे नीचे कदम उतार लेते हैं। आपको लगता है कि आप कदम रखते ही रुक गए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। आप कदम रखते ही अगर थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच नहीं अपनाएंगे ना, आप बस से इस तरफ मुंह करके उतरे है ना, इधर को आपकी कलाबाजी लग जानी, क्योंकि आपको लगा कि आप रेस्ट पे थे, जबकि आप अभी भी हरकत में थे। यू हैड द
क्वांटिटी ऑफ मोशन इन योर बॉडी। तो फिर कंडक्टर को भी इतनी साइंस पता है ना कि आपने बस का दरवाजा पकड़ के मुंह बस की डायरेक्शन में करें, अपना पाँव नीचे रखें, थोड़ी सी आपकी दौड़ लगेगी और फिर आप अल्टीमेटली रुक जाएंगे। तो यू हैड द क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन ये यार कि देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट खड़ा है, दूसरा स्टूडेंट बस धीरे 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 आके उसे टकराता है, कोई इंपैक्ट नहीं है। एक स्टूडेंट कहीं से डर खौफ का मारा, आंखों के आगे अंधेरा आया हुआ है, फुल स्पीड में भाग के आ रहा है और आपको आके टक्कर मारता है, तो दो चार पसलियों पे तो सोच पड़ जाएगी ना। तो क्या डिफरेंट था उसके पास? उसके पास डिफरेंट था क्वांटिटी ऑफ मोशन। एक गाड़ी और एक ट्रक का क्वांटिटी ऑफ मोशन बड़े डिफरेंट तरीकों से बराबर हो सकता है। एक 1000 किलोग्राम की गाड़ी, 1000 किलोग्राम की गाड़ी अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चले तो 10,000 न्यूटन सेकंड मोमेंटम हो गया उसका। 1000 किलो की गाड़ी है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 10,000 न्यूटन सेकंड हो गया। दूसरी तरफ 10,000 किलो का एक ट्रक है, वो सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चले ना तो उसके अंदर उतना ही क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा जितना उसे एक छोटी गाड़ी में हो। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन किसी एक प्रॉपर्टी की मरहूने मिन्नत नहीं है, ये मास पे भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। अब डेली लाइफ में कौन से मासेस कितनी वेलोसिटीज पे, जैसे 1000 किलो की गाड़ी है, कार है, यहाँ पे 1000 मैंने मास के नीचे लिखा हुआ, उसकी वेलोसिटी 20 है, तो बताओ उसका मोमेंटम न्यूटन सेकंड पे कितना हुआ? 20,000 लिखोगे, 7 यूनिट क्या लिखोगे? 0.01 किलोग्राम की गोली है, 300, 400, 500 डिफरेंट गन्स होती हैं, उनके डिफरेंट रेट्स होते हैं। 300 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से चले तो 300 ज़रब 0.013 न्यूटन सेकंड, ये उसका मोमेंटम होगा। 10,000 किलोग्राम का ट्रेन का कोई डब्बा है, ठीक है, वो 30 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, तो कितना? 3 लाख न्यूटन सेकंड जो है ना, ये उसका मोमेंटम, ये उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन उसमें होगा। तो व्हाट इज मोमेंटम? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यहां तक हो गया मोमेंटम का इंट्रोडक्शन, मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम के यूनिट। और देखो मैंने यहां पे वेलोसिटी नहीं बदली, कार है 20 पे जा रही है तो कार हमेशा 20 पे चलती, तो तेज भी तो हो ही जाती है ना, स्लो भी हो जाती है। तो अगर वेलोसिटी चेंज होगी उसी कार की, उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ठीक है। गोली किसी ने बड़ी बंदूक तो चलाती, फिर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अगला सवाल दिमाग में पैदा करके चलो, हाउ मोमेंटम कैन बी चेंज? मोमेंटम बदला कैसे जा सकता है? एक्सेलरेशन का एक बड़ा मशहूर फॉर्मूला आप सबको आता है, a इज इक्वल टू, सबको आता है, और एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला भी आता है vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम, ये भी आता है ना। उधर दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो, इकट्ठा कर दो, f बटा m इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम। बहुत आसान इक्वेशंस हैं, ध्यान पूरा बोर्ड पे रखना। f को यहीं पे छोड़ दो, m vf माइनस m vi डिवाइडेड बाय टाइम। पहले इस इक्वेशन के साथ थोड़ा सा उन्स पैदा कर ले। फोर्स लगती है तो मोमेंटम इनिशियल से फाइनल बन जाता है, इनिशियल से फाइनल बन गया मतलब चेंज हो गया। और फोर्स के लगने से मोमेंटम सिर्फ चेंज नहीं होता, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। ये चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम की एक बड़ी अच्छी मिसाल देता हूं मजे की। यार तुम बदल गए, ये है चेंज। यार तुम इतनी जल्दी बदल गए, ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज। यानी जब बस तब्दीली को देखा जाए तो ये चेंज है, लेकिन जब ये भी देखा जाए ना कि तब्दीली कितने अरसे में आई है तो इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज। लिहाजा फोर्स मोमेंटम को सिर्फ चेंज नहीं कर रहा, फोर्स मोमेंटम को विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी चेंज कर सकता है। फोर्स चाहे तो बहुत कम टाइम में तबीयत साफ करके रख दे ऑब्जेक्ट की, और फोर्स ही चाहे तो बहुत ज्यादा टाइम लगा के ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या करे? चेंज करे। तो मोमेंटम चेंज हो सकता है? जवाब है हो सकता है। कैसे हो सकता है? जवाब है जब ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगी? अगर फोर्स लगेगी तो फॉर्मूला और हसीनो जमील हो जाएगा, F इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस इक्वेशन के बारे में ना मैंने एक किताब में एक बड़ी मजे की बात पढ़ी थी। कहता है जब कोई बंदा किसी ऊंची इमारत से कूद के खुदकुशी करने की कोशिश करता है ना, तो मौत के फरिश्ते के साथ फिजिक्स की ये इक्वेशन भी आती है। ये कैसे आती है, ये कैसे काम करती है, इसकी बड़ी मजे की एग्जांपल आगे आ रही है, वो मैं बताता हूं। लेकिन यहां पर डेल्टा पी को एक तरफ छोड़ दिया जाए और फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई किया जाए तो बच्चों हम एक नई दुनिया में दाखिल हो जाते हैं, जिस दुनिया का नाम है इंपल्स। क्या नाम है? इंपल्स बुनियादी तौर पे फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम का नाम है।
और आगे चूंकि चेंज ऑफ मोमेंटम है तो mvf माइनस mvi, ये पूरी इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। इसने आगे भी काम आना है तो इसको जरा दिमाग की परमानेंट मेमोरी में ले जाओ। फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू mvf माइनस mvi। अब अगली बात जरा और तवज्जो से सुनिए। पहला हिस्सा मोशन का होता है मोमेंटम का चेंज होना। दूसरा हिस्सा होता है कि जब वो मोमेंटम किसी जगह मुंतकिल होता है तो उस मोमेंटम के मुंतकिल होने में दो चीजों की मैनेजमेंट होती है, फोर्स की और टाइम की। एक तरफ है चेंज ऑफ मोमेंटम, एक तरफ है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। मूविंग बॉडीज हैव मोमेंटम, ये शर्त है, मूविंग बॉडीज हैव मोमेंटम। लेकिन एक ऑब्जेक्ट इंपल्स सिर्फ तब कैरी करेगा, बॉडी कैरी इंपल्स व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन इट फॉर सम टाइम। अब ये जो सम टाइम है ना, इस पे बच्चों हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होनी। दैट टाइम कैन बी अ वेरी शॉर्ट टाइम, दैट टाइम कैन बी अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप में से मैं किसी स्टूडेंट को लेट्स से बेटा आप आओ, इधर आओ, आपने ऊपर हवा में जंप करना है और घुटनों के बल नीचे गिरना है। आर यू रेडी फॉर दैट? नॉट रेडी बट और कोई रेडी? मैं भी रेडी, मैं भी गोडे नहीं दड़ाने। जब मैंने हवा में जंप करना है तो पहले तो मैंने एक हाइट अटेन की। अब मैंने वहां से जब नीचे गिरना शुरू होना, अच्छा जहां मैंने हाइट अटेन की वहां पे लेट से स्पीड जीरो है, मोमेंटम जीरो। अब जैसे जैसे मैं गिरता जाऊंगा मेरी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते गिरने से जरा पहले मेरी जो स्पीड हो गई वो मेरा फाइनल मोमेंटम है। तो इक्वेशन का पहला हिस्सा कि मेरे मोमेंटम में क्या आ गया, चेंज। अब अगली बात, अगले जुमले को सुनना। डेली लाइफ में दो तरह के हिट होते हैं, एक हार्ड हिट और एक सॉफ्ट हिट। इस बच्चे ने जंप क्यों नहीं किया? इसके दिमाग में हार्ड हिट का कॉन्सेप्ट था। जो हार्ड हिट होती है ना, उसका टाइम ऑफ कोलिजन बहुत कम होता है। जैसे किसी सख्त मिजाज आदमी को छेड़ के देखें, वापस आने वाली चपेट का टाइम ऑफ रिएक्शन बहुत कम होगा। और किसी नरम मिजाज इंसान को तंग तुम करते रहे, घंटे को बाद जाके वो कहेगा यार रहने दे बस करना कर। देयर इज ओनली वन मैनेजमेंट, टाइम ऑफ कोलिजन। तो इस बच्चे ने जंप करने से क्यों गुरेज किया? क्योंकि इसको पता है कि नीचे फर्श लगा है, संगे मरमर है, अच्छा खासा हार्ड सरफेस है, जैसे ही मैंने टकराना है फर्श ने वेट नहीं करना, उसने एक्शन का पलट के फौरन क्या देना है। तो मोमेंटम जितना चेंज होना था हो गया। अब आगे इसके घुटनों पे फोर्स कितनी लगनी थी वो डिसाइड करना था टाइम ने। हार्ड हिट है, टाइम लगेगा कम। जब टाइम कम लगेगा ना पुत्र, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बहुत ज्यादा। अब मैं यहाँ पे ऑफिस से कहीं मैनेजमेंट से मंगवाऊं कि यहाँ पे 4-5 गद्दे बिछा दें, मोल्टी फॉर्म रख दें यहाँ पे, तो आप में से हर कोई लड़ने को तैयार होगा, सर पहले मैं जंप करूंगा। अब भाई क्यों करेंगे अब आप जंप? अब आप सॉफ्ट हिट की तरफ आ गए, आपको पता है भाई यहाँ पे गद्दे बिछे हुए हैं और दूरों पहुंच गए होगे, और दूर से भाग के आगे उल्टी कलाबाजी मार के जंप करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि अब आप किस कैटेगरी में चले गए हो, सॉफ्ट हिट में चले गए। सॉफ्ट हिट से क्या होगा, टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये डेली लाइफ में कहां यूज हो रहा है? क्रिकेट खेलते हो तुम सब, हार्ड बॉल कौन खेलता है यहाँ? कोई हार्ड बॉल कैच करना कितना को आसान है? हार्ड बॉल आसान काम, ज्यादा आसान नहीं है ना। तो बहुत ऊपर से गेंद आ रही हो तो कैच करने की एक टेक्निक होती है, आप अपने हाथों को थोड़ा सा ढीला भी रखते हैं और हाथों को नीचे की तरफ भी लेकर आते हैं जब गेंद को पकड़ लेते हैं। वो यूं भी कैच कर रहा है तो हाथ थोड़ा सा पीछे जरूर लाएगा। क्यों लाएगा? क्योंकि वो इंपैक्ट जब होता है ना तो वो टाइम ऑफ कोलिजन को बढ़ा देते हैं। टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा। ये ना एक सी सॉ है, जितना नहीं झूला होता सी सॉ, एक तरफ बैठ के दूसरे तरफ बैठ के ऊपर नीचे झूले लेने। तो ये टाइम ऑफ फोर्स की मैनेजमेंट है। टाइम बढ़ा दो फोर्स कम हो जाएगी, लेकिन टाइम कम हो गया। एक आम आदमी के पंच में और माइक टाइसन के पंच में क्या फर्क है? एक तो थोड़ा मेरा मुक्का उंजी छोटा जाए तो हाथ ही हमसे डबल है, लेकिन जो बॉक्सर्स हैं, बॉक्सर्स का जो टाइम ऑफ इंपैक्ट है ना वो बहुत शॉर्ट रखते हैं। कभी उनकी प्रैक्टिस देखी, वो जो यूं गोल गोल वाली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अच्छा खासा अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं क्योंकि दे नो द मोमेंटम। दे नो द मोमेंटम के जितना तेज मुक्का मारा ना, इंपैक्ट जितने कम टाइम में गया, फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी। क्रिकेट में आप कमेंट्री में सुनते हैं व्हाट अ परफेक्टली टाइम्ड शॉट। ये परफेक्टली टाइम्ड क्या होता है? T20 क्रिकेट आ गया तो बॉलरों ने ज्यादा स्लो बॉलें डालना क्यों शुरू कर दी? स्लो बॉल क्या करती है? स्लो बॉल बैट्समैन का जो मेंटल टाइम है उसको चेंज कर देती। साडा अफरीदी ज्यादा क्यों आउट होता रहा? गेंदें ज्यादा हवा में ऊपर क्यों गई हैं? टाइमिंग खराब। बॉल और बैट का इंपैक्ट ज्यादा देर के लिए होता है तो फोर्स कम हो जाती। बॉल और बैट का मिलाप कम टाइम के लिए होता है तो फोर्स ज्यादा हो जाती। हार्ड बॉल में देखते नहीं है, शोएब अख्तर को फ्लिक पड़ती थी छक्का, भाई टेप बॉल को ऐसे फ्लिक करो कैच ही होगा। तो जितना ऑब्जेक्ट हार्ड होगा उतना उसका टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा, कम होगा। जितना सॉफ्ट होगा उतना उसका टाइम ऑफ कोलिजन ज्यादा होगा।
आप घर जाके बेड पे आराम से जंप क्यों कर लेंगे? टाइम ऑफ कोलिजन ज्यादा है, इंपैक्ट ऑफ फोर्स। तो मैंने जो मिसाल दी थी इस इक्वेशन की कि मौत दे फरिश्ते दे नाल आंदी है, आप समझ आई? जिस बंदे ने किसी बुलंदी से जंप करना है, नीचे तो फर्श है ना, हार्ड हिट होगी, हार्ड हिट पे टाइम ऑफ कोलिजन कम, इंपैक्ट ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा। भाई जितनी फोर्स लगेगी उतना बंदा डैमेज होगा। जिस्म की हड्डियां है ना, ये कुछ मजबूत हड्डियां हैं, कुछ हल्की फुल्की नरम हड्डियां हैं। जो मजबूत हड्डियां हैं उनको 4 से 5,000 न्यूटन की फोर्स चाहिए होती है। 4 से 5,000 न्यूटन की फोर्स। 4 से 5,000 न्यूटन कितनी फोर्स होती है? मिसाल के तौर पे आप में से किसी स्टूडेंट का कितना को वजन है आपका? कभी यही नहीं है आपका 70। अब गौर से सुनना मेरी बात, आप इधर आओ। हाँ, 4,000 न्यूटन समझाऊं मैं तुम लोगों को क्या होता है? टाई सही करके आओ, कैमरे में आना तुम। अच्छा चल ऐसे ही आ। ये मेरा भाई है छोटा, 70 न्यूटन वजन है, 70 केजी वजन है इसका। न्यूटन में कितना होगा यार? एम जी फॉर्मूला होता है, न्यूटन में कितना होगा? 700 न्यूटन। 7 6 क्या होता है? 42। इस जैसे 6 बंदे हों तो 4200। अगर कोई बात ना समझ आए तो कमेंट्स में सर अली से पूछ लेना, कंफ्यूज मत होना। 4,000 न्यूटन फोर्स बन जाती। तो इस जैसे 6 बंदे आपकी ये कोल्लू की हड्डी पे खड़े हो जाए, हड्डी टूट जाए। हड्डी यानी हर चीज को तोड़ने के लिए एक फोर्स चाहिए होती है। तो इन भाई साहब जैसे अगर 6 बंदे और हों तो कोल्लू की हड्डी टूट जाएगी। वो इतनी मजबूत तरीन हड्डी इतना वजन बर्दाश्त कर सकती है। बैठ जाओ, वजन घटाओ, एथलेटिक्स में जाओ। तो ओवरऑल द इंपैक्ट इज कि भाई फोर्स और टाइम की मैनेजमेंट है। ये गाड़ियों में एयर बैग टेक्नोलॉजी आती है, आती है ना? क्या टेक्नोलॉजी होती है कि जैसे ही आपकी टक्कर होगी, हवा का एक गुब्बारा फूलेगा, आप स्टेयरिंग में नहीं बजेंगे, आप जाके बजेंगे उस बैलून में। स्टेयरिंग में बजने में और बैलून में बजने में क्या फर्क हुआ? टाइम का, हार्ड हिट और सॉफ्ट हिट। स्टेयरिंग में बजे तो वो फिल्मी ड्रामा वाला सीन हो जाएगा, हीरो हीरोइन से लड़के गया हुआ, दरख्त में गाड़ी मारी है, मरा, पट्टी होगी, उसके बाद हीरोइन मान गई। लेकिन अगर एयर बैग लगा हुआ तो लड़ाई जारी, ठीक है, आगे कोई सुलह की सफाई के मौके नहीं है। तो बहरहाल इस चीज पे मजीद मेहनत करना। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई थी, जल्दी जल्दी इसको डिस्कस करते हैं कि एक बालों वाला सर है और एक गंजा सर है। उस सर के ऊपर जो ना यूं गंजे या बालों वाले सर के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई से एक सादा सेब गिरता है। सेब न्यूटन की वजह से मशहूर है, न्यूटन सेब की वजह से मशहूर है। 1 मीटर की ऊंचाई से सेब सर पे गिरा, वो 1 मीटर से जब नीचे आता है ना तो उसकी स्पीड तकरीबन 4.4 मीटर पर सेकंड होती है और एक एवरेज सेब का वजन 0.1 kg होता है। और से सुनी मिसाल, तो उसका एम वी टोटल मोमेंटम चेंज कितना हो जाएगा? 0.44। आगे आ गया फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। भाई जिस सर पे बाल हैं वहां नरमी है, कौन सा हिट? सॉफ्ट हिट में टाइम ज्यादा, फोर्स कम। कितना टाइम? लेट्स से 0.1 सेकंड लगता है, तो ये 0.1 इधर आके तकसीम होगा और इसको डिवाइड करोगे तो तकरीबन 0.1 डिवाइडेड बाय 4, ये 4.4 न्यूटन फोर्स आएगी। यानी बालों वाले सर पे वही सेब 4.4 न्यूटन की फोर्स लगाएगा। गंजे सर पे क्या होगा? हार्ड हिट है ना, सारे मुंडवाते ही ओले पड़े, सुना उर्दू का मुहावरा? इधर से गंज कराइए, ऊपर से बारिश की बजाय बर्फ के जो है ना वो पीस आना शुरू हो गए, वो सर मुंडवाते ही ओले पड़े। तो गंजे सर पे टाइम ऑफ कोलिजन कम होगा, टाइम ऑफ कोलिजन कम होगा, तो जब ये टाइम इधर जाके डिवाइड होगा बच्चों 44 न्यूटन आंसर आ रहा है। तो गंजे सर पे हल्का सा ठूंगा भी मारे तो चोट ज्यादा लगती है ना। तो आज आपको साइंटिफिकली समझ आ गई है कि वो चोट ज्यादा क्यों लगती है। ऐसे ही है, नींद तो नहीं ना आ रही? ठीक है, तो हमारे पास सारी मैनेजमेंट किसकी है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम की। यहां तक बातें सबको क्लियर हो गई। अब हमने लेक्चर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ना है जो बहुत आसान है। आगे बढ़ने के लिए इस इक्वेशन को जरा अपनी आंखों में और अच्छी तरह सजा लो, दैट फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू mvf माइनस mvi। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये क्या बला है भाई आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसके ऊपर बाहर से कोई ताकत अमल ना करे। ये मैं यहां से कमरे की कुंडी लगा के बाहर चला जाऊं, तुम लोगों में कोई हमें तिली छोड़ दूं, आपस में तुम लड़ना शुरू हो जाओ, तो तुम 3 घंटे भी लड़ते रहो ना और बाहर से तुम लोगों को कोई छुड़वाने ना आए, तो तुम लोग लड़ाई कर रहे हो किस सिस्टम में? आइसोलेटेड सिस्टम में। कोई मुक्का मारेगा राइट साइड को तो कोई मुक्का मारेगा, टोटल मोमेंटम 0। तो लड़ के भी ਤੁਹਾਡਾ मोमेंटम की रहेगा? 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग लड़ रहे हो किसमें? आइसोलेटेड सिस्टम में। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिस पर कोई बैरूनी ताकत अमल ना करे, अपने अंदर ही अंदर वो कोई भी मोशन परफॉर्म करे तो उसका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। सिस्टम क्या है जी हमारे पास? देयर आर 2 बॉल्स, ये हमारा इनिशियल सिस्टम है। फिर इनकी होती है टक्कर, टक्कर के बाद वाला हमारा फाइनल सिस्टम है। साबित हमने करना है कि इनका जितना टोटल इनिशियल मोमेंटम है
इनका उतना ही टोटल फाइनल मोमेंटम है, क्योंकि किसी तीसरे फर्द ने आके इनके साथ छेड़खानी नहीं की। अब कैसे इसको सॉल्व करना है, पहले डायग्राम समझ लो। ये बॉल 1 है, ये वेक्टर लेंथी बनाया है। लेंथी बनाने से मुराद है कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा दिखाई गई है और इसकी वेलोसिटी कम। न्यूमेरिकल मिसाल देता हूं, इसका मोमेंटम फर्ज करो 100 है और इसका 50 है। टोटल मोमेंटम कितना है सिस्टम का? 150, 150। तो टकराने के बाद ये मोमेंटम कुछ इस तरह से शफल हो जाएगा, लेकिन रहेगा 150 ही 150 की। अब बॉल 1 है, बॉल 2 है, रास्ते में कहीं बॉल 1 आगे जाके टक्कर मारती है बॉल 2 को। इस दौरान क्या होगा? बॉल 1 जब बॉल 2 को टक्कर मारेगी तो इस पे क्या लगेगी? फोर्स। हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट क्या होता है? तो ये बात याद रखना कि जो एफ डैश है ये एफ के इक्वल है मगर ऑपोजिट है। एफ फोर्स सेकंड बॉल पे लग रही है और एफ डैश फर्स्ट बॉल पे लग रही है। टक्कर हुई, टक्कर में कुछ ट्रांसफर हुआ, उस ट्रांसफर होने वाली चीज का नाम है मोमेंट। जिसके पास ज्यादा था उसने ट्रांसफर करके दूसरे को प्रोवाइड कर दिया। अब टक्कर के बाद ये फिर चल पड़े। चले ऐसे हैं कि 1 का मोमेंटम कम हो गया और 2 का मोमेंटम ज्यादा हो। तो बच्चों ये सिस्टम की इनिशियल हालत है और ये सिस्टम की फाइनल हालत है। अब जरा जागते रहना, आपने 2 हेडिंग देनी है, पहली फॉर बॉल 1 फिर बॉल 2। किस इक्वेशन को लेके चलना है? इस इक्वेशन को, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। लिखना छोड़ के सिर्फ बोर्ड पे देखना सब बच्चे। बॉल 1, बॉल 1 और बॉल 1। बॉल 1 का फाइनल मोमेंटम क्या है? बॉल 1 पे चलो पहले बताओ फोर्स क्या लग रही है? एफ डैश मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू m1 v1 डैश माइनस m1। बॉल 1 की फाइनल और बॉल 1 की इनिशियल। सेकंड बॉल पे जो फोर्स लग रही है वो f मल्टीप्लाई बाय टाइम, उसका फाइनल क्या है? माइनस m2 v2। ओके हो गया? इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 का और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देके आसान सा एक काम करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करना है, राइट साइड को राइट साइड में। लेफ्ट साइड कैसे ऐड हो रही है? एफ डैश मल्टीप्लाई बाय टाइम जमा एफ मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू, अब पहले ये साइड लिख दो, m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2। इसमें से अगर बुरा ना लगे तो टाइम को कॉमन ले लेते हैं। टाइम दोनों में कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा? f डैश प्लस f। बाकी सारी इक्वेशन अभी वैसे ही है, दोबारा से वही कुछ लिख देना जो पहले लिखा हो। इधर देखना क्या तब्दीली आएगी। ये जो f डैश है ये तो माइनस एफ के बराबर नहीं था, एफ डैश किसके बराबर है? तो एफ डैश की जगह माइनस एफ लिखा, एफ माइनस एफ क्या हो गया? इक्वेशन की टोटल लेफ्ट साइड क्या होगी? राइट साइड पे फिर एक दफा मुशक्कत कर लो, m1 v1 डैश m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2। तो जब ऐसी हालत में इक्वेशन पहुंच जाए तो बच्चे को पता होता है कि माइनस टर्म एक तरफ और प्लस वाली टर्म एक तरफ। ये है जी माइनस m1 v1, इधर आके क्या हो गया? प्लस m1 v1 माइनस m2 v2। अब यहां पे जरा एक तवक्कुफ करके रुक के देखो, m1 v1 इनिशियल मोमेंटम, m2 v2 ये भी इनिशियल मोमेंटम, दोनों जमा हो रहे हैं तो मतलब ये सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम है। दरमियान में एक बड़ा सा सिंबल आ रहा है इक्वल टू का, कि ये सारा इनिशियल मोमेंटम बराबर है, इसके बराबर है m1 v1 डैश जमा m2 v2 डैश के। तो ये बात साबित नहीं होगी कि अगर सिस्टम पे बाहर से आके कोई फोर्स नहीं लगती, अपने अंदर जो मर्जी टकरे हो उनकी, तो सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर रहता है सिस्टम के टोटल फाइनल मोमेंटम के। सारा लेक्चर हजम हो गया अच्छे से? बदहजमी हो सकती है, थोड़ा लेंथी हो जाता लेक्चर, जमाइयां अंगड़ाइयां चल रही होती हैं साथ साथ, कोई बात नहीं। जब आपको नींद आ रही हो तो ये लेक्चर समझ आने की निशानी होती है, क्योंकि आपका फोकस बहुत अच्छा होता है। ड्राइविंग करते हुए बंदे को नींद आती, वो जितना अच्छा फोकस होगा ना नींद उतनी ज्यादा आएगी। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कल से आप लोग डेस्क पे सर रख के सोए हों और मैं ये समझ रहा हूं कि क्या बात है, क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इस इक्वेशन को अपनी धड़कनों में बसा लें, क्योंकि इसने कल भी आपकी जिंदगी में वही रोल प्ले करना है जो इसने आज प्ले किया। ये अभी खत्म नहीं हुई कहानी, पार्टी अभी शुरू हुई है, ये सिर्फ हम साइंस के एक पॉइंट तक पहुंचे हैं। चलो।